हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर, और मैं आजकल आपको पढ़ा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 लेक्चर्स अभी तक हम लोग कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड क्या है। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बड़े ही अच्छे सहज तरीके से आपको करा दिया। आपने उस फॉर्मेट को आई होप लिख लिया होगा और उसके हर एक एलिमेंट को समझकर याद कर लिया होगा। अब बारी आती है एडजस्टमेंट्स की। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। अब बारी आ गई है एडजस्टमेंट्स को क्रैक करने की। देयर आर प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट्स जो हमको तंग करती है। आज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी एडजस्टमेंट को देख लेंगे कि उनका ट्रीटमेंट क्या है, और अगली क्लास के अंदर क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है इस चैप्टर के अंदर, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आपको टिप्स पर है, तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। बाकी अगले लेक्चर के अंदर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ट्रिक्स देंगे। तो अभी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये वाला लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले वाला सुपर इंपॉर्टेंट, ढंग से देखेंगे। ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट लाइन वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से देखना। पहला आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट में गिवन होगा। ठीक है जी। तो देखो, केस फर्स्ट लेकर आया हूं, ढंग से बढ़िया तरीके से समझेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आपको पता है हमको 2 प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए होते हैं। एक होता है पेड ड्यूरिंग द ईयर और एक होता है मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में जो कमाया हुआ प्रॉफिट होगा, उसका जो आप टैक्स पे करोगे वो 2022-23 में करोगे। तो इस टैक्स को कहते हैं मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये अगले साल के लिए पेड होगा। और जो इस साल आपने कमाया होगा, इससे प्रीवियस ईयर, जो आप यहां पर पे करोगे, उसको बोलते हो पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमें दोनों चाहिए। तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये पेड वाला है या मेड वाला है? आओ देखेंगे इसके 3 केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कह रहा है नोट्स टू अकाउंट्स में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन होगा 20,000 और 15,000। 2021 का बैलेंस है 20,000 और 2020 का बैलेंस दिया हुआ आपको 15,000। क्लियर है? एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है रिगार्डिंग टैक्स। टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में या बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 20,000 और 15,000। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? आओ देखो। ट्रीटमेंट ये है कि आपको जो पिछले साल वाला है 15,000 जो होगा, इस पिछले साल वाला इस साल आपने पे किया होगा ना, इस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होगा बेटा? पेड ड्यूरिंग द ईयर। और पेड कहां जाता है? आपके ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस हो जाता है। और सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 20,000 इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ गई? जो पिछले साल वाला होगा वो इस साल पे किया होगा, तो ये हो गया पेड ड्यूरिंग द ईयर। और जो इस साल वाला होगा आप अगले साल पे करोगे, तो इस साल तो आपने सिर्फ ड्यू किया है, मेड किया है, तो वो हो गया बेटा मेड ड्यूरिंग द ईयर। गॉट इट? बात समझ में आ गई? ये दोनों ट्रीटमेंट को आपने समझ लेना है। ये कब अप्लाई करना है? जब आपको टैक्स गिवन होगा बैलेंस शीट में या नोट्स टू अकाउंट में, और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं होगी। ठीक है। केस नंबर 2, अगर एडजस्टमेंट दी होगी तो क्या दी होगी? आओ देखो। केस नंबर 2 कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वही 20,000 15,000, और नीचे लिखा हुआ है आपके लिए कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹23,000। 23,000 रुपए टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है। ठीक है जी। अच्छा, अब ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस
एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। अब ये पेड मेड नहीं है, जैसे पिछले वाले केस में ये पेड मेड हो गए थे, ये पेड मेड नहीं है। अब ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। और आपको क्या दिया हुआ बेटा, पेड। या तो नीचे अब पेड गिवन होगा या मेड गिवन होगा, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। आओ देखो, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन for taxation account. We have to prepare provision for taxation account. तो provision for taxation account ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, वी ऑल नो दैट। वो हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। ये लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है तो इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 15,000 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बड़े ध्यान से देखेंगे। अब आपको गिवन है पेड ड्यूरिंग द ईयर, लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। अगर लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो वो डेबिट होगी, तो यहां आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में पेड लिख दिया। कितना बेटा, 23,000। तो ये कितना हो गया, 43। और अगर यहां से हम देखें तो कितना बचेगा, अब देखो यहां पर आ रहा है टोटल 43। अब यहां आ जाएगा बाय स्टेटमेंट फॉर P&L अकाउंट। ये होता है मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होता है बेटा, मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पर आया बेटा 43,000, यहां का टोटल भी आया 43,000। अब 43 में से अगर आप 15 माइनस कर दो, 13 में से 5 जाएंगे, 8 आएगा, तो 28,000। तो 28,000 इज माई बैलेंसिंग फिगर। नाउ दिस इज मेड। तो यानी सिंपल सा फंडा हो चुका है कि अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दी होगी तो ये पेड होगा और ये मेड होगा। अगर आपको नीचे पेड दे दिया तो हम मेड निकाल लेंगे, पेड की जगह या मेड दिया होता तो हमारा पेड निकल जाता। देयर आर ओनली 4 थिंग्स। यही 4 चीजें आएंगी हमारे किस अकाउंट में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। ओपनिंग, क्लोजिंग, पेड है तो मेड निकाल लेंगे एज योर बैलेंसिंग फिगर, और अगर मेड होता तो पेड निकाल लेते एज योर बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट? समझ में आ गई बात? सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। लेकिन ऐसा क्या हो कि हमें ऊपर कुछ नहीं गिवन, यानी इस बारी प्रोविजन फॉर टैक्स में यहां पर कोई बैलेंस नहीं है और यहां पर नोट्स टू अकाउंट में कुछ नहीं गिवन, लेकिन एडजस्टमेंट में गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी भाई, जो मैं आपको पेड वाले केस करा रहा हूं वही सेम मेड वाले भी है, कोई फर्क नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, ये पेड है। देन ₹23,000 is both paid as well as made during the year. Made during the year. Paid as well as made. Paid as well as made during the year. Paid है तो वही पेड है, वही मेड है। मेड होगा तो वही पेड है, वही मेड है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके बेटा, तो ये है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यही पेड है, यही मेड है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं गिवन और यहां पर भी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो दीज आर ऑल 3 केसेस। ये तीनों केस हो गए हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स के। इसके अलावा और कोई केस आपको दिखाई नहीं देगा। एक रिफंड ऑफ टैक्स आएगा, क्लास में अंत में पता चलेगा। याद है आपको वादा किया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं वो बताऊंगा। तो आज की क्लास के एंड में आपको मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का भी ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। तो आई होप ये तीनों के तीनों केस समझ में आ गए होंगे। पहला है कि ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है और कुछ नहीं है। तो जो ओपनिंग वाला है वो पेड, क्लोजिंग वाला मेड।
अगर हमको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और नीचे पेड दे दिया तो मेड निकाल लेंगे, मेड दे दिया तो पेड निकाल लेंगे। ये अकाउंट याद कर लो। इसके बाद ऊपर नीचे कुछ नहीं है, नीचे पेड दिया है तो वही पेड है वही मेड है, नीचे मेड दिया होगा तो वही पेड है वही मेड है। गॉट इट? चले आगे बढ़े, आओ। सेकंड आता है प्रोपोज डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट। देखो खाली खाली लाया हूं सर, आपने केसेस नहीं बनाए। देखो प्रोपोज डिविडेंड का जो काम है वो एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बिल्कुल सेम होगा। सिंगल कोई भी चीज नहीं, जहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा था ना, वहां पर प्रोपोज डिविडेंड लिख दो, वही पेड मेड। लेकिन आप मुझे बताओ, हमें तो मेड चाहिए ही नहीं, हमें तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में मेड चाहिए ही नहीं। अगर पेड गिवन होगा, देखो यहाँ पे पेड गिवन है तो हमें मेड की जरूरत ही नहीं है, तो यही हो जाएगा ट्रीटमेंट। और अगर यहाँ पे पेड गिवन है तो हमें मेड निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेड दिया होगा तो पेड निकाल लेंगे अकाउंट से। और यहाँ पर भी अगर हम देखें पहले वाले केस में, तो हमें तो सिर्फ इस वाले अकाउंट का तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ पेड चाहिए, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड की जरूरत होती है, मेड की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको मेड निकालने का बहुत मन कर रहा है तो सेम तरीके से आप काम कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हूबहू सेम है। ठीक है जी, ओके। फिर आता है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको दिखाएंगे आपको, इंटेरियम डिविडेंड। अब इंटेरियम डिविडेंड मैंने आपको बताया था, पहली बात इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। इसको एडजस्टमेंट तो है, ऑब्वियसली बात है, एडजस्टमेंट है, और उसका ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। देखो प्रोपोज डिविडेंड का तो ट्रीटमेंट जो होता है, पहला तो आपको पता है ऐड पेड वाला इन वर्किंग नोट में ऐड होता है, आपको पता ही है। दूसरे वाला लेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बात तो पता है हमको। ये वाले तो हमने फॉर्मेट में पढ़ ही लिया। ऐसे ही इंटेरियम डिविडेंड, ये गिवन का होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट। ये कभी भी नोट्स टू अकाउंट या बैलेंस शीट में दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं नॉट इन बैलेंस शीट। ये कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गिवन नहीं होगा, तो वहां तो ढूंढना ही मत इसको, ये नीचे गिवन होगा। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आपको पता ही है। पहला ट्रीटमेंट क्या है, ऐड इन वर्किंग नोट, जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला वर्किंग नोट होता है, और दूसरा लेस करना है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बताया था आपको। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, बस ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा, इतना ध्यान रखना। ये कभी भी बैलेंस शीट में गिवन नहीं होगा। कौन? इंटेरियम डिविडेंड। बात समझ आ गई? क्लियर है? चले आगे, आओ बेटा। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, पहला ट्रीटमेंट या दूसरा ट्रीटमेंट, अगर वो राइट ऑफ हो रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएंगे? ऐड। राइट ऑफ मतलब उनकी वैल्यू कम हो रही है, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इनकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएंगे। इफ इंक्रीजिंग, अगर उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो, इसका मतलब है हमने परचेज की है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ परचेज, क्योंकि हमने इसको खरीदा होगा, तभी तो इनकी वैल्यू बढ़ी होगी। क्योंकि हमारे कंपनी अकाउंट्स का ये रूल है कि कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आएगी, हमेशा परचेज गुडविल या परचेज इंटेंजिबल एसेट्स की वहां पर रिकॉर्डिंग होती है। तो अब आप ये मत सोचना कि सर हम अच्छा काम कर रहे होंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ जाएगी, लेकिन वो वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ तो रही होगी, लेकिन वो बुक्स में शो नहीं हो रही होगी। बुक्स में तो वही वाली गुडविल शो होती है जो आप खरीदते हो। जैसे फ्रेंचाइज ले ली मैकडोनल्ड्स की या KFC की, आपने फ्रेंचाइज ले ली बाटा की, तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो दो ट्रीटमेंट होते हैं, ढंग से समझना। राइट ऑफ यानी अगर वो कम हो रही है तो ऑपरेटिंग में ऐड, और अगर वो बढ़ रही है तो वो इन्वेस्टिंग में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर है? ये चार एडजस्टमेंट्स आपको क्रैक हो गई हैं।
पक्का। आगे बढ़े, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन जो है वो क्या है समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन में पहला केस आता है, नोट्स टू अकाउंट में आपको दे रखे हैं 10% डिबेंचर 50,000 50,000। मतलब पूरे साल में ना तो आपने डिबेंचर और नए इशू किए हैं ना ही आपने रिडीम किए हैं। नीदर रिडीम नॉर इशू, नाइदर रिडीम नॉर इशू, ना तो आपने क्या किए हैं, इशू किए हैं। अब एडजस्टमेंट क्या है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट करो, तो सिंपल सी बात है ना सर, यही तो है ब्याज दर 10%। इसका 10% निकाल लो, अब चाहे इसका निकाल लो इसका निकाल लो, बात तो एक ही है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना बेटा, 50,000 का 10% यानी 5,000। ये जाएगा कहां कहां, ये भी सबको पता होना चाहिए, बता रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और फाइनेंसिंग में ये लेस हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है जी। ये तब है जब दोनों वैल्यू सेम है, जरूरी है। आओ देखो क्या हुआ, क्या हुआ, कह रहे हैं जी 2020 में डिबेंचर थे 30 के और अब कितने के हो गए, 50 के। तो पहला ट्रीटमेंट तो यही आ गया कि आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स किया हुआ है, इशू ऑफ डिबेंचर्स किया हुआ है, कितने का, 20,000 रुपए का। ये कहां जाएगा, ऐड इन फाइनेंसिंग, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। इसका अपोजिट वर्जन भी हो सकता है कि आपका 30,000 से क्या हो जाए, 20,000 हो जाए, तो 10,000 आपने रिडीम किया होगा। क्लियर है, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किस पर करूं, क्योंकि यहां तो कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखी, 10% डिबेंचर रेट दे रखा है। अब मुझे क्या पता कि आपने डिबेंचर, देखो समझने वाली बात है, डिबेंचर सुनते ही ना पता नहीं क्या हो जाता है, लोन ले लेते हैं। मान लो मैंने किसी से लोन ले रखा था, 30,000 रुपए का लोन ले रखा था 1 अप्रैल की शुरुआत में, आज इस साल की शुरुआत में 30,000 का लोन था। साल के एंड में वो लोन 50,000 रुपए का हो गया। अब मैंने जो उसी बंदे से 20,000 और फालतू ले लिया, तो वो कब लिया, साल की शुरुआत में लिया होगा, तो पूरे 50,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। साल के एंड में अगर मैंने उससे पैसे लिए हैं तो खाली 30,000 पूरे साल इस्तेमाल किया, उस पर ब्याज जाएगा। और अगर बीच में मैंने अगर उससे पैसे लिए हैं तो 6-6 महीने का हिसाब होगा। लेकिन भैया अभी हमें तो पता ही नहीं कि हमने उससे पैसा लिया कब है, तो आपको यहां पर एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी जो कि हर एक बच्चा लेगा, सबकी अलग हो सकती है, आंसर मैच करेगा 100%। तो एक नोट डाल देते हैं। अब आप मान सकते हो कि हमने डिबेंचर को यहां पर इशू किया या हमने डिबेंचर को एट द एंड ऑफ द ईयर इशू किया, ये आपकी एडजस्टमेंट है, कुछ ही मान लो। मैं मान रहा हूं कि हमने इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, वी हैव एज्यूम्ड, एजम्पशन क्या है, डिबेंचर्स वर इशूड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल की शुरुआत में ही उसने क्या कर दिया था, इशू कर दिया। तो अब ब्याज जो लगेगा वो पूरा 50,000 रुपये लगेगा। 50,000 का 10% कितना आ गया बेटा, 5,000 रुपये। ट्रीटमेंट में आपको बता चुका हूं। अगर आप ये मानते हैं कि सर इसको आपने बिगिनिंग में ना करके एंड में किया होता तो आप 30,000 रुपये ब्याज लगाते, क्योंकि आपने पूरा साल 50,000 इस्तेमाल किया ही नहीं। ठीक है जी, बीच वाली असम्पशन नहीं लेनी कि 6 महीने वाली, वो नहीं लेनी, वो तो जब क्वेश्चन बोलेगा ना तब लेनी है। बात समझ में आ गई। तो एजम्पशन 2 ही हो सकती है, या तो आप शुरुआत में मान लो या एंड में मान लो, और यकीन मानो आप मान सकते हो, लेकिन एजम्पशन या नोट नीचे क्वेश्चन के एंड में छोड़ कर आओगे। ठीक है जी। फिर आता है केस 3, जहां पर मेंशन किया होगा कि जो ये 20,000 रुपए का इशू हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है। तो पहला ट्रीटमेंट तो है इशू ऑफ डिवेंचर, वो है 20,000 रुपए। ये तो आपको पता है ऐड हो जाएगा, जैसे ऊपर बताया, इन फाइनेंसिंग।
ठीक है जी। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किस पे लगेगा? देखो आपने जुलाई में इशू किए हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो आपने 30,000 इस्तेमाल किए होंगे, तो 30,000 रुपए का 10% 3 महीने, या 50,000 रुपए आपने, या मतलब प्लस हो गया ना, 50,000 रुपए आपने 10% लगाया कितने महीने पर? 9 महीने पर। भाई पहले 30,000 चल रहा था, जुलाई में अचानक हमारा लोन बढ़कर हमारे सर पे कितना हो गया? 50,000। उसके बाद आप 9% पे 9 महीने का ब्याज दोगे। बात समझ में आ गई? जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपको पता है कहाँ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जब डेट गिवन होगी तो मंथ्स का इफेक्ट ले लेंगे, और अगर डेट नहीं गिवन होगी तो एजम्पशन, और अगर अमाउंट सेम होगा तो एजम्पशन लेने की कोई भी जरूरत है नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर है मामला? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यही सेम केसेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी हमने पैसा दिया हुआ है। तो पहला केस मैंने बनाया नहीं जान के, क्योंकि वो समझ ही आ गया होगा। अगर इधर भी 70 है, इधर भी 70 है, उधर भी 70 है, इधर भी 70 है, 70,000 पे लोन का ब्याज आ जाएगा जो हमने लोगों को दिया हुआ है। लेकिन एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहला तो देखो आपने 30 से 70 की आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो आपने खरीदी होगी इन्वेस्टमेंट, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा गया होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से ये क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरा जो है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या मानोगे कि साल की शुरुआत में या एंड में? मैं फिर कहूंगा, आपको क्या छोड़ना है? नोट कि इन्वेस्टमेंट वर इशूड, क्या मानोगे? एट बिगिनिंग या एंड? कुछ भी मान लो, बिगिनिंग ऑफ ईयर ले लो, ठीक है। दोनों में मैं तो क्या मान लेता हूं? बिगिनिंग। आंसर मुझे पता मैच करना ही है, तो बिगिनिंग में मानेंगे तो हम ब्याज किस पे लगाएंगे? 70,000 पर। 70,000 का 10%, ये आ गया 7,000। और ये हमको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ जाता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है, लेस लिख देते हैं। और ये इन्वेस्टिंग में, ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में ये ऐड हो जाएगा। जो भी इनकम कमाओगे इन्वेस्टमेंट से वो इन्वेस्टिंग में ऐड होती है। अगर आप ये मानते हैं इन्वेस्टमेंट वर इशूड एट एंड ऑफ द ईयर, तो आप 30,000 पे ब्याज लेते हैं। ठीक है जी, डन है, क्लियर है? तो लगभग सेम है इसका ट्रीटमेंट, कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़े, चलें आगे। आओ देखो, इसी का केस नंबर 2, वो कह रहे हैं जी 1 अक्टूबर। ठीक है जी, ये कुछ मिस्टेक हुई है। दिस इज 3 लाख, दिस इज 7 लाख, तो दिस इज 4 लाख। ठीक है जी, चलो अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है 4 लाख रुपए की 1 अक्टूबर को। तो पहला ट्रीटमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख, तो ये कहां जाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग में लेस हो जाएगा। ठीक है जी, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? 1 अक्टूबर को खरीदी आपने, तो पहले जो 3 लाख रुपए थे उसके ऊपर 10% लगेगा 6 महीने के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गई 7 लाख रुपए, उसका 10% लगेगा आने वाले 6 महीने के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस और नो? 3 लाख का 10% 6 महीने, 7 लाख का 10% 6 महीने, कैलकुलेट करके अमाउंट लिख देंगे। और आपको पता है कहां कहां जाएगा? ये जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस, नहीं, ऑपरेटिंग में माइनस। इनकम है ना, एक सेकेंड, ऑपरेटिंग में क्या होगा बेटा? ये लेस हो जाएगा। और इन्वेस्टिंग में ये क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ट्रीटमेंट क्लियर है?
आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट का ब्याज वाली। क्लियर, डन। अच्छा, इन एडजस्टमेंट को हम हिडन एडजस्टमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि अगर मान लो नीचे कुछ नहीं लिखा तो भी आपको ब्याज तो लेना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको ब्याज तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए इन एडजस्टमेंट को हम हिडन एडजस्टमेंट्स भी कह देते हैं। जहां आपको क्वेश्चन में परसेंटेज नजर आ गया, ये वाली भी हिडन है क्योंकि एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, और ये वाली भी हिडन होगी क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसको भी आप क्या कह सकते हो, केस फर्स्ट को, कि ये भी क्या है, हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये छुपी हुई है। अब क्या ही करें, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलो अगला आता है प्रॉफिट या लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। दुनिया प्रॉफिट लॉस लिखती है, तुम्हारा भाई लॉस और प्रॉफिट लिखता है, थोड़ा वेरिएशन होने चाहिए ना बाबा। तो लॉस प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस या प्रॉफिट जो आपने कमाया है फिक्स्ड एसेट पर या गवाया है, वो कैसे पता चलेगा, आओ देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट में आपको प्लांट दिया हुआ है 4 लाख से 1 लाख। अभी देखो प्रॉफिट लॉस भी है, मतलब जनरली मैं आपको बता रहा हूं फिक्स्ड एसेट के ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट आती है उनको कैसे क्रैक करते हैं। अब उसमें प्रॉफिट आ जाए, लॉस आ जाए, सेल आ जाए या परचेज आ जाए, लॉस प्रॉफिट तो है ही है, एंड सेल या परचेज भी आपको सिखा देते हैं ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, ये लो हेडिंग चेंज कर दी। ओके, तो बेटा देखो प्लांट है 4 लाख से 5 लाख हो गया। ट्रीटमेंट तो आपने खरीदा होगा ना प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट क्या हुआ होगा, खरीदा है 1 लाख रुपए, लेस इन इन्वेस्टिंग, ठीक है, लेस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा हमारा आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 9 लाख से 7.5 लाख हो गई, तो वो सेल नहीं होगी, वो क्या होगी, डेप्रीसिएशन होगा। वो क्या होगा, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग होगा। कितना, 1.5 लाख रुपए। कितना होगा, 1.5 लाख रुपए, और ये हमारा ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो, फर्ज कर लो कि यहां पर एक चीज और लिखी होती, मान लो लैंड लिखी होती, लैंड लिखी होती, देखना भैया 2 लाख, और यहां लिखी होती मान लो 1,20,000। ठीक है, तो आप क्या करते, 1,20,000 से 2 लाख होगी तो परचेज ऑफ लैंड होती, क्या होती, परचेज ऑफ लैंड। लेकिन अगर परचेज ऑफ लैंड ना हो, समझने वाली बात है, ढंग से समझना, 11th पे लेके जा रहा हूं मैं तुम लोगों को। अगर यहां पर लिखा हो 2,80,000 और अब हो जाए 2 लाख, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेल है या डेप्रिसिएशन है। देखो मैंने जब यहां पर बिल्डिंग की वैल्यू को कम किया था तो मैंने लिखा था डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर मैं लैंड की वैल्यू को कम करूंगा तो वो सेल होगी, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी लगता नहीं है, सिर्फ लैंड होगा, तो लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो ये आ गया बेटा हमारा, लैंड की सेल नहीं होगी, लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, लैंड की क्या होगी, सेल, 80,000, और वो कहां चला जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये एक्सेप्शन है, थोड़ी सी ध्यान से देखनी है आपने, कि अगर हमारा प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है तो परचेज है, और बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं लिखा तो इफ नो एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो बात कर रहा हूं। लेकिन अगर लैंड के केस में देखें तो अगर वैल्यू बढ़ रही है तो परचेज है, लेकिन घट रही है तो वो डेप्रिसिएशन नहीं है, तो उसको आप सेल बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे, सेल, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं था, ये तब है जब कुछ नहीं लिखा तो कैसा ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट आ जाएगी किसके ऊपर, प्लांट, मतलब कोई भी ऊपर असेट दिया हुआ है और नीचे, मतलब ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट आ जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको इनका ट्रीटमेंट बता ही नहीं रहा क्योंकि मैंने कोई एडजस्टमेंट लिखी ही नहीं। मैं कह रहा हूं कोई भी एडजस्टमेंट आ जाएगी तो करना क्या है, प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट अकाउंट। लाख दुखों की एक दवा है यहां पर कि प्रिपेयर कर लेना
फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और सर दूध का दूध पानी का पानी। तो वो कैसे बनाते हैं मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। वैसे पिछले साल आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर यही तो बनाया, और क्या बनाया, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, वैन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये इसमें आइटम्स क्या क्या आएंगी आओ देख लेते हैं। इसमें आइटम्स आएंगी सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आ जाएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये ओपनिंग क्लोजिंग तो ऊपर गिवन ही है हमको। फिर अगर डेप्रिसिएशन की बात होगी तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है जी। आप बेचोगे तो बाय बैंक इधर आ जाएगा, खरीदोगे तो टू बैंक इधर आ जाएगा। लिख देता हूं तुम्हारे लिए परचेज, और यहां आ गया सेल। बेचने पर या तो मुनाफा होगा या घाटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां क्या आता है बेटा लॉस, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर क्या आता है प्रॉफिट यानी गेन, ठीक है जी। इसके बाद अकाउंट कर दो क्लोज। अब ध्यान समझना, इसके अलावा और कोई आइटम आती नहीं है, तो एक ना एक आइटम तो आपकी बैलेंसिंग फिगर में बचने वाली है। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं ये हम आपको क्वेश्चंस में बताएंगे। वैसे आप इसका बस फॉर्मेट याद कर लो कि फिक्स्ड एसेट कोई भी एडजस्टमेंट दी होगी रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट, बट प्रोवाइडेड उसके ओपनिंग और क्लोजिंग दिए होने चाहिए। मतलब अगर ऐसा ना हो कि ऊपर प्लांट के बारे में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो तो फिर ये वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा पहले वाला। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपको यहां पर एडजस्ट ऊपर दे रखी है, ऊपर कुछ नहीं दे रखा प्लांट के बारे में और नीचे प्लांट के बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप अकाउंट नहीं बना पाओगे। तो क्या करेंगे वही बताएंगे आपको, ठीक है। ये तब है जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है उसके, और नीचे कोई भी एडजस्टमेंट दी हुई है, तो आप ये अकाउंट बना लोगे, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलें आगे। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ 2 पॉइंट टू रिमेंबर। दिल से याद करने इन पॉइंट को, रिमेंबर को, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आप अटक जाओगे, आंसर मैच नहीं होगा। ये 2 चीजें हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम लोग ट्रीट करते हैं। पहला है रिफंड ऑफ टैक्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स दे देते हैं, तो सरकार उस टैक्स को रिफंड करती है। जनरली टीडीएस के केस में ऐसा होता है, तो सरकार रीइंबर्समेंट करती है उस टीडीएस की, ठीक है जी। तो जब भी हमारा कोई टैक्स फालतू सरकार के पास है तो उसकी एडजस्टमेंट होगी, तो उसको एडजस्टमेंट करनी कैसे है। अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है रिफंड ऑफ टैक्स, तो आपको उसको डिडक्ट करना है फ्रॉम बोथ प्रोविजन फॉर टैक्स पेड एज वेल एज मेड। सिंपल सिंपल। देखो टैक्सेशन अभी आपको आती नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नो फ्लो ऑफ कैश है, पहली बात तो, क्योंकि मेरा ही पैसा मुझे वापसी मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टैक्सेशन के रूल्स है, आपका ये पेड और मेड दोनों ही क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि जो पिछले साल का पेड, जो इस साल का पेड होगा, सरकार आपको वो दे देगी, और पिछले साल आपने फालतू टैक्स दे रखा है, तभी तो आपको रिबेट मिल रही है, तभी तो आपको रिफंड मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पेड और मेड दोनों को क्या कर देगा, कम कर देगा। डिडक्ट इट फ्रॉम पेड एज वेल एज मेड। गॉट इट? क्लियर है? याद रख लेंगे, यू हैव टू लर्न दिस बाय योर हार्ट, ठीक है जी। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती क्या है, पहले एक आधा नाम सुन लो, कि जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया और उससे आपके पास पैसे आए या पैसे गए, कोई भी एम्प्लॉय बीमार हो, मतलब कुछ भी आपके, देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होती है जैसे आग लगना, चोरी हो जाना, बाढ़ आ जाना, समझ रहे हो, अर्थक्वेक आ गया, जैसे अभी यूक्रेन पे हमला हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं बेटा, हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती है। इस केस में कंपनी के पास या तो पैसा आएगा या जाएगा। तो अगर पैसा आया, समझ रहे हो, अगर पैसा आया तो डिडक्ट कर दो व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ऊपर वर्किंग नोट में। यानी वर्किंग नोट में क्या कर दो आप, माइनस, और ऐड कर दो टू द प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और लास्ट में जो मैंने लिखवाया था ना प्लस माइनस, और ये ऑपरेटिंग के अंदर, ऑपरेटिंग के लास्ट में जाकर आप क्या कर दो, प्लस कर दो। याद रख लोगे, क्योंकि ये भी बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, उल्टा चल रहे हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट उल्टा चल रहा है। पैसा आया तो वर्किंग नोट में से माइनस और लास्ट में क्या कर दिया, प्लस, और अगर पैसा गया तो उल्टा ट्रीटमेंट हो गया।
तो ऐड कर दिया वर्किंग नोट में और डिडक्ट कर दिया वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। क्लियर है? इसको कराएंगे क्वेश्चंस को। मीनवाइल आपने बस इन चीजों को याद कर लेना है, इन चीजों को समझ लेना है। अब मैंने आपको 3 लेक्चर दे दिए। पहला लेक्चर तो आपका वाइवा बेस्ड था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बुक। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी देख लो। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको बताया फॉर्मेट। मैंने आपको कहा था ना, फॉर्मेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और उसके ऊपर जो मतलब फॉर्मेट तो है सब्जी, फॉर्मेट इज सब्जी, यानी अगर आप आलू मटर की सब्जी बना रहे हो तो आलू भी यही है और मटर भी यही है। लेकिन जो आज मैंने आपको कराया है वो है एडजस्टमेंट, वो है बाकी चीजें जिसके बिना सब्जी बनेगी नहीं, जैसे गैस, मसाले। ठीक है जी, गैस हो गई, आग हो गई और मसाले हो गए, घी हो गया, तेल हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। चलो वो तो फॉर्मेट में आ गया, लेकिन एडजस्टमेंट इज द की एलिमेंट। बिना इसके कोई भी क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि पेपर में सर एडजस्टमेंट तो आई नहीं, सिर्फ उन्होंने नोट्स टू अकाउंट तक दे दिया और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें लगता है ये विदाउट एडजस्टमेंट का है। लेकिन नहीं बेटा, मैंने अभी आपको बताया कितनी हिडन एडजस्टमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसका ट्रीटमेंट हमको पता होना चाहिए। बात समझ में आई है? तो इस प्रकार से हमें इस चैप्टर को आगे परस्यू करना है। तो ये लेक्चर नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर नंबर 3 जो आज आप देख रहे हो। इन तीनों को देखो। अगले लेक्चर के अंदर जो 4th लेक्चर आएगा वो होगा दी एंड। उसके अंदर हम बहुत अच्छे लेवल के सारे छोटे और बड़े, फुल फ्लेज और छोटे सारे क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें 2 नंबर आपके गारंटीड पक्के हो जाएंगे। क्लियर है जी? ओके, तो इतना आज पढ़ाई करेंगे। मिलेंगे हम अगली क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।